असंगठित क्षेत्रों की मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन में सच बोलना, निर्भीकता, संघर्ष करना, आंदोलन करना और वैचारिक जो पुष्टि हुई मेरी सोच की, गांधीवादी समाजवाद की, वो सभी मजदूर आंदोलन, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हुई। पैसा देकर, वो ठेकेदार को पैसा देता था, पैटी कंट्रैक्टर को, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 5,000, जैसा जिसका दांव लग जाता था, और पूरे के पूरे परिवार को वहां ले आते थे। और वो परिवार आने के बाद वो उन्हीं की झोपड़ियों में रहते थे, उनको वो मनमाने पैसों में 24 जब चाहे काम करवाते थे। तो यहाँ बंधवा सिस्टम तो नहीं था, पर यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा, केंद्र सरकार का सरकारी उपक्रम था हरियाणा मिनरल्स, इनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती थी। जो होता है, लेबर कोर्ट में केस डाला था कि भाई इनकी मजदूरी बननी चाहिए, तो वहाँ से हमारे पक्ष में अवार्ड आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर कह दिया कि भाई इसको लागू करो। उसको लागू करवाने के लिए 84 के अंदर संघर्ष शुरू हुआ फरीदाबाद के अंदर। जो मजदूर घायल हुए थे मेरे साथ, उन्हीं से अपने फर्जी उन्होंने FIR दर्ज करवा दी, हमको सीधा कोर्ट से जेल भेज दिया, रोहतक। और मैं जेल में चला गया। मेरे लिए पीछे से लोगों ने उड़ा दी कि भाई विद्रोही तो भाग गया, डर गया, और भाई वो तो डर के भाग गया, जबकि मैं जेल में पड़ा हूँ। तो सबसे पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बना, राजीव गांधी की सरकार आ गई थी, राजीव गांधी ने इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बनाया पहली बार। तो ये मजदूरों को, ऐसे अप्रवासी मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को एक प्रश्रय मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ, राजीव गांधी के दौर में 2 कानून असंगठित क्षेत्रों के, वो विशुद्ध रूप से मेरी रीत से बने। तो उनको फिर हम जितने बंधुआ मजदूर छुड़वाए थे हमने, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, बाड़मेर के, तो उनको वहाँ हटाया, उनको बसाने की प्रक्रिया भी हमने शुरू करवाई थी। क्यों, कैलाश सत्यार्थी ने जो नोबेल प्राइज ले आया, तो उसका पहला इंट्रोडक्शन यही है कि मैंने फरीदाबाद क्वेरीज के अंदर हमने आंदोलन किया, बंधुआ मजदूर छुड़वाया, और FIR, जबकि बिल्कुल गलत है। देखिए, मजदूर हित में कानून तो बहुत बने, परंतु मोदी सरकार ने आकर उन सारों कानूनों को एक किस्म से निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का काम तो कांग्रेस के जमाने से शुरू हो गया था, जब 1991 के अंदर ये जो नई उदारता का विषय आया, उदारता का सीधा सीधा नुकसान मजदूरों को ही हुआ और मालिकों को फायदा हुआ। तो उद्योगों के हित में रहे, उद्योगों कानून के हित में रहे। और ये जो 4 लेबर कोड आए हैं, ये बिल्कुल ही मजदूरों के विरोध में है, और मजदूरों के पक्ष में नहीं है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज 1 मई है, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस कहें, मजदूर दिवस कहें, इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी इसे कह देते हैं। तो जो भी आप समझें, लेकिन आज मजदूरों के हित की बात करनी है। मजदूरों के हित की बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। NJP हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद हैं वेद प्रकाश विद्रोही, आज के कांग्रेसी हैं, पहले जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विचारक हैं, चिंतक हैं, लेकिन आज उस नाते नहीं, आज हमने पुराने जमाने के मजदूर नेता को याद किया है। बंधुआ मुक्ति मोर्चे के जमाने के मजदूर नेता रहे हैं। खनन मजदूरों के लिए, यानी खान मजदूरों के लिए, तो खनन मजदूरों के अलावा ईंट भट्टा मजदूरों के लिए, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी, शायद जेल भी गए हों, जेल यात्रा भी की। आज उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। 1 मई 1886 को शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में, मजदूरों ने 8 घंटे काम और 8 घंटे आराम को लेकर के जो आंदोलन शुरू किया था, इसने बाद में 4 मई को हिंसक रूप लिया और इसके बाद में ये दिवस मनाने की मांग जोर पकड़ी और 1889 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ कि 1 मई को हर साल मजदूरों के सम्मान में ये दिवस आयोजित किया जाएगा। पहली बार भारत में जब हम बात करें तो 1923 में चेन्नई, उस समय मद्रास नाम था, चेन्नई में ये दिवस मनाया गया। इसके बाद में मजदूरों के अधिकारों को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग संगठन सामने आते रहे। तो पुराने जमाने की हम बात करते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो आवाज अदालत तक पहुंचाई, अदालत से क्या राहत मिली, उन सब पर हम बात करते हैं। विद्रोही जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है NJP के स्टूडियो में। आपका धन्यवाद। और मई दिवस पर दुनिया भर के मेहनत कश कामगार मजदूरों भाइयों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिनके बल पर आज जो दुनिया भर के अंदर श्रम कानून बने हैं, वो उनके संघर्ष को प्रणाम। वैसे आप भी राजनीतिक मजदूर ही हैं,
मजदूरी मिली नहीं, पार्टियों ने आपको मजदूरी दी नहीं, धन्यवाद अभी आपका। ठंडे बस्ते में हाँ, बैठे। मजदूरी ही की जी हमने तो जीवन भर। तो राजनीतिक मजदूर, आप जो जमीन पे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन मजदूरों के संघर्ष के बारे में हमको वो बताइए, किस तरह आपने किन लोगों के साथ मिलकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम किया था, मजदूरों के लिए काम किया? मेरा एक सौभाग्य है कि राजनेता जमीनी संघर्ष के अंदर, राजनीतिक गतिविधियों के अंदर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई। मैंने असंगठित क्षेत्रों की मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन में सच बोलना, निर्भीकता, संघर्ष करना, आंदोलन करना और वैचारिक जो पुष्टि हुई मेरी सोच की, गांधीवादी समाजवाद की, वो सभी मजदूर आंदोलन, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हुई। और उन गरीबों की लड़ाई का ही ये परिणाम है कि आज मैं एक गांधीवादी कार्यकर्ता के नाते थोड़ा बहुत मेरी पहचान बनी है। हम ही बता देते हैं, गांधीवादी है, नीचे जमीन पर सोने वाला आदमी। हालांकि आजकल तो आप बिस्तर पे सोने लग गए। हाँ, वो बदल दिया, पर कुछ साल तो आप जमीन पर सोते रहे। कुछ साल नहीं जी, 30-35 साल सोया था जमीन पर सोए। 35 साल। तो उस लड़ाई की बताइए, जो सबसे पहले कैसे ऐसा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबरर को आपने इकट्ठा किया? 1977 के अंदर जब मैं राजनीति में आया, कार्यकर्ता आया नहीं कह सकते, राजनीति में रुचि हुई कार्यकर्ता के नाते, तो उसी समय मेरी स्वामी अग्निवेश जी से भी पहचान, जानकारी, मित्रता हो गई थी। फिर 1979 के अंदर फरीदाबाद के अंदर 79 में फरीदाबाद के अंदर कुछ मामला हमारे सामने आया कि भाई यहाँ बंधुआ मजदूरी प्रथा होती है, मजदूरों का शोषण होता है। तो मैंने एक सर्वे शुरू किया। बंधुआ मजदूरी की बताना भी, बंधुआ मजदूरी होती क्या है? जी बताऊंगा। अच्छा, फिर आपने सर्वे तो मैंने एक सर्वे शुरू किया कि भाई, क्यों हमें कोई जानकारी नहीं थी कि भी स्थिति है क्या ये। तो उस सर्वे के अंदर मैं जब पूरे पहाड़ों के अंदर घूम घूम कर पैदल जाता था, और एक साधारण व्यक्ति के नाते, कि ना तो मेरी कोई पहचान थी, ना कोई मेरा कोई ऐसा कोई संगठन था, वह उनका जस्ट उनकी झोपड़ियों में जाकर, उनके कर्म स्थलों पर जाकर देखते थे मजदूरों के बीच, हम मजदूरों के बीच इनकी स्थिति क्या है। तब वो काफी दिनों के बाद जाते रहे तो धीरे धीरे वो खुले। तो कोई राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर के थे, कोई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थे, कोई उड़ीसा के थे, अर्थात देश के जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र थे और जो गरीब क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से आए हुए वो मजदूर थे। और उनके अंदर अधिकांश भी नहीं कहूंगा मैं, 100% दलित, आदिवासी समाज के लोग थे, जो बिल्कुल शोषित समाज के लोग, शोषित, वंचित, अशिक्षित लोग थे, ना अपने अधिकारों का ज्ञान, कुछ नहीं। और पूरा परिवार वहां आता था। तो ये ऐसे करते थे कि उनको एक जमादार बोलते थे, पैटी कॉन्ट्रैक्टर। एक पैटी कॉन्ट्रैक्टर जो क्वेरी ओनर्स थे या भट्ठा मजदूरों में जो काम करते थे, भट्ठा मजदूरों के अंदर था, बंगाल के लोग आते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आते थे, राजस्थान के आते थे, बिहार के आते थे, और हरियाणा के भी होते थे। पर ये खान में विशुद्ध रूप से ज्यादातर बाहर के थे, यहाँ ये इन क्षेत्रों के थे। और भाई जो भट्ठा मजदूर थे उनमें पिछड़े वर्ग के भी होते थे, पर जो खानों में काम करते थे वो ज्यादातर दलित और आदिवासी वर्ग के थे। तो वो एक पैटी कॉन्ट्रैक्टर होता था। भट्ठों में भी पैटी कॉन्ट्रैक्टर, मैं भट्ठों का नाम इसलिए ले लिया, भट्ठों का मैंने बाद में किया था उनके 6 महीने बाद, पर क्योंकि दोनों जुड़े हुए मामले थे, तो दोनों में ही पैटी कॉन्ट्रैक्टर होता था। वो पैटी कॉन्ट्रैक्टर जो मालिक होता था, या जो जिसने खान का मालिक कह लो, क्रशर का मालिक कह लो, क्वेरी का मालिक कह लो, ठेकेदार कह लो, वो उनको उस पूरा एक ग्रुप को पैसा देकर, वो ठेकेदार को पैसा देता था, पैटी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 5,000, जैसा जिसका दाव लग जाता था, और पूरे के पूरे परिवार को वहां ले आते थे। और वो परिवार आने के बाद वो उन्हीं की झोपड़ियों में रहते थे, उनको वो मनमाने पैसों में 24 जब चाहे काम करवाते थे, और उनको जाने भी देते थे, तो एक एक व्यक्ति को जाने देते थे, परिवार में कुछ लोगों को रख लेते थे ताकि वापिस आ जाए। तो वही बंधुआ हो गया। वो बंधुआ हो गया कि वो मालिक की इच्छा पर ही जाता था और मालिक की इच्छा पर ही आता था।
भट्ठाओं में ये चलता था कि भट्ठा क्योंकि सीजनल काम था, तो भट्ठों में सीजनल काम में बरसात के समय जून जुलाई के बाद बंद हो जाते थे। तो उसके अंदर क्या करते थे वो ठेकेदार, उनको जो पैटी कंट्रैक्टर होता था, जो मजदूरों का जमादार जिसे बोलते थे, उसको वो जानते थे कि भाई ये फला आदमी है, उसकी जमानत पर उनको बाहर भेज भी देते थे। परिवार के एक आध आदमी को भट्ठों पे भी रख लेते थे। ठीक है। तो और नहीं वो पैसा देता था तो जमींदार जो जमादार होता था उसको उठा लाते थे मालिक। अच्छा। तो मालिक उठा लाते थे उसको, तो वो उसको फिर वो अगले साल, हाँ दादागिरी, अगले साल फिर उन्हीं मजदूरों को वो फिर ले आता था। मैं बीच में बात काटूं, आज स्थिति में बदलाव है कि वही है? बहुत बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया। उसी गांव के लोग होते थे, जमादार भी उसी गांव का होता था। उन्हीं के बीच का आदमी, एक आदमी को पैटी कंट्रैक्टर जमादार बोलते थे, जमादार बना देते थे। उसको काम नहीं करना पड़ता था, उसको कमीशन मिलता था। जब मैं उनके बीच में गया 79, मैंने सर्वे करा तो ये सब चीजों मैंने पाया। तब हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा भारी शोषण हो रहा है, बिल्कुल दिल्ली के पास हो रहा है, किसी की कोई निगाह ही नहीं है। राजधानी दिल्ली का ट्रेड यूनियन कोई आता नहीं, कोई इनको संगठन नहीं बनाता, ट्रेड यूनियन केवल फैक्ट्रियों में बनती है। और इसमें तो लाखों लोग हैं, पूरे देश में इतने भट्ठे हैं, इतने खनन के काम है, नर्सरियां हैं, सड़कों पे काम करते हैं। तो ये सिस्टम हर जगह है, असंगठित क्षेत्रों के अंदर। पूरे देश में जितना निर्माण काम हो रहा है, जहां भी निर्माण काम हो रहा है, सब जगह यही हाल है, सब जगह यही हाल है। अच्छा, उस बिटवीन एक बात और हो गई कि उन दिनों दिल्ली के अंदर एशियाड आ गया था 82 के अंदर। तो 80 के अंदर से दिल्ली के अंदर निर्माण काम शुरू हो गया था, ये जो विभिन्न होटलों का। तो जो गोविंद मुखोटी थे, एक एडवोकेट थे, जो बाद में हमारी, जिन्होंने PIL हमारी डाली थी बंधुआ मजदूरों की, उन्होंने ऑलरेडी एक PIL डाल रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक PUDR की तरफ से, ये एशियाड के ऊपर। PUDR पब्लिक कुछ था इसकी, डेमोक्रेटिक राइट, पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। उस समय दो थी। अच्छा। एक तो VM तारकुंडे की थी, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, जस्टिस तारकुंडे की। एक थी गोविंद मुखोटी की, पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हमारा संपर्क दोनों से ही था, तारकुंडे जी से भी था। तारकुंडे जी बुजुर्ग हो गए थे और ये फिर उस जमाने में कुछ यंग थे उनके मुकाबले में। तो ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, तो इनका जमीन में तो कुछ था नहीं, बौद्धिक लोग थे, मुफ्त में लड़ाई लड़ते थे। तो इन्होंने मेरे को कहा, यार विद्रोही तू जब हम दिल्ली का भी सर्वे करके बताओ ना इन मजदूरों का, तो क्या सिचुएशन है। तो दिल्ली के अंदर जब ये जितने काम हो रहे थे उस जमाने के अंदर, आप आश्चर्य करोगे, कोई भी साइट ऐसी नहीं है जो एशियाड की हो, जो मैंने पैदल जा कर दिल्ली के अंदर DTC बस सब साइटों पे गए, सब साइटें, जहाँ चाहे होटल निर्माण था, सारी खेलग्राम बन रहा था, खेलग्राम थे, पुल थे, सब जगह। खेलग्राम उसी समय का है शायद? उसी समय का है। अच्छा, बाद में बने हैं, पर जो एशियाड के समय जो बन रहे थे, खेलगांव तो हमेशा ही बनता है ना। तो जो 82 के अंदर जितने होटल दिल्ली के अंदर जितने आए, दिल्ली में अशोका होटल होता था एक, भाई ताज होटल था एक, ओबेरॉय था, और बाकी जितने होटल्स आए हैं दिल्ली में वो 80 के बाद ही आए हैं। तो जितनी ये होटलों की साइट थी, 5 स्टार होटलों की, जितनी ये फ्लाईओवर भी उसी समय आए थे, फ्लाईओवर की साइट थी खेलगांव, ये 3 साइट होती थी, फ्लाईओवर, होटल्स और खेल का। तो मैं इन सारी साइट्स पे जितने दिल्ली के अंदर उस समय निर्माण हो रहे थे, तो सब जगह में जाता था। और आपको जुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय मैंने जितने आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, मालिक हो गए, वो जो चला रहे थे, उनके मालिकों से भी मैंने बात उसी समय मेरी हुई थी, उसी समय मेरा बड़े लोगों से परिचय हुआ। इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो राजनीतिक परिचय हुआ इसी से हुआ, नेताओं से भी, जो देश के बड़े बड़े नेताओं से हुआ, देश के बड़े बड़े वकीलों से हुआ। जब मेरा जो प्रखरता आई है मेरे अंदर, वो इसी आंदोलन में, उसी परिचय, उसी दौर में आई है। तो जब वो हमने किया, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने दिया। फिर हमने फरीदाबाद के मामले को लेकर फिर कुंड में भी क्वेरी थी, तो मैंने सोचा अपने यहाँ कुंड में स्लेट क्वेरी थी, यहाँ सरकार की निकलती थी। तो यहाँ बंधवा सिस्टम तो नहीं था, पर यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा, केंद्र सरकार का सरकारी उपक्रम था, हरियाणा मिनरल्स, इनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती थी।
अच्छा अच्छा। इनको मिनिमम वेज, मगर यार बड़ा भारी, ये तो शोषण हो रहा है हमारे, मेरे गांव के बिल्कुल पास, मेरा पाली गांव है, तो मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर कुंड, और किसी को जानकारी नहीं। स्लेट का काम पूरे देश के अंदर स्लेट यहीं से जाती थी। जी जी तो इनको मैंने संगठित किया। जी। तो वहां से लड़ाई, पहली लड़ाई मैंने इनकी शुरू की थी, ठीक है। स्लेट यूनियन वालों की। इनके केस डाले मैंने, स्लेट पत्थर बनाने स्लेट वाले पत्थर वालों मजदूरों के की। मजदूरों की। ये जो वो लड़ाई मैंने शुरू की, जो लेबर डिपार्टमेंट था केंद्र का, जी जी उनमें डाली। जी तो वहां से इनका डाला। जी और बंधवा मजदूरों का फरीदाबाद का जब पता चला, तो हमने बताया कि भाई ये सिचुएशन है। जी तो फिर हमें भी नहीं मालूम था इनको बंधवा मजदूर कहते हैं। जी और 76 के अंदर बंधवा मजदूरी एक्ट, क्योंकि इंदिरा गांधी ले आई थी, जी इसलिए कानून के अंदर बंधवा मजदूरी एक्ट भी मौजूद था। जी तो उस बंधवा मजदूरी एक्ट का वकीलों ने जब बताया, तो हमने PIL डाली। तो मैंने हिंदी में लिखी, और स्वामी अग्निवेश जी से मिलकर हमने ये आंदोलन शुरू किया था। स्वामी अग्निवेश जी को हमने चेयरमैन बनाया, जी यूनियनों का भी। मैं जनरल सेक्रेटरी बना, जी जी। क्योंकि मेरा तो क्या नाम था संगठन का जिसके आप जनरल सेक्रेटरी बने? राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन, जी। और राष्ट्रीय भट्ठा मजदूर यूनियन, जी। और बंधवा मुक्ति मोर्चा, तीनों संगठनों में हाँ, आप महासचिव? महासचिव, और अग्निवेश जी चेयरमैन। चलिए ठीक है। तो क्योंकि मेरा तो कोई नाम नहीं था, ठीक है ना मेरे पास साधन थे, ठीक तो काम मैंने किया था, और अग्निवेश जी को हमने आगे किया था है। अपना। अध्यक्ष पद था उनका। हाँ, उनको अपना लीडर माना था। ठीक है ठीक है। तो मैंने फरीदाबाद के ये सारी सिचुएशन का हिंदी में सुप्रीम कोर्ट के नाम एक एप्लीकेशन बनाई। ठीक है। उस समय हमको बताया गया, जस्टिस भगवती जी ने इंटरेस्ट लिया था, तो उन्होंने कहा भाई एक पत्र लिखो तुम। ठीक है। तो मैंने हिंदी में लिखा, अग्निवेश जी ने वो पत्र जो था अंग्रेजी में बनाया। जी जी। ये है फरवरी 1982 के अंदर। अच्छा। तो फरवरी 1982 के अंदर, ये 14 या 15 फरवरी की तारीख होगी अंदाजन, ठीक है। क्योंकि वो 25 फरवरी के अंदर वो रिट एडमिट हुई थी। 25 फरवरी 1982 को। रिट नंबर था 2182/82। हाँ, 1982। रिट नंबर है 2182/1982। मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी को शक ना रहे। और ये बंधवा मुक्ति मोर्चा की जो रिट है, ये तो बाकायदा PIL के अंदर पढ़ाई जाती है। तो ये ऐसा, जो भी विद्यार्थी हैं कानून के, उन सबको मालूम है PIL वाला सिद्धांत और बंधवा मुक्ति मोर्चे का। इसलिए किसी को मेरी बात असत्य भी नहीं लगेगी। तो वो मेरा सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ही जाना था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दर्शन। मैं थोड़ा सा, आपने जो पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसको भगवती जी के नाम लिखा हुआ? भगवती, जस्टिस भगवती जी उस समय जो लीगल एड की कमेटी बना रखी थी, सेकंड नंबर के जस्टिस चंद्रचूड़ चेयरमैन थे, ना चीफ जस्टिस थे। और जो लीगल एड की कमेटी होती थी सुप्रीम कोर्ट में, जो भगवती के टाइम में बनी थी, उसके चेयरमैन भगवती थे। तो उस पत्र को याचिका मान लिया गया? उस पत्र को, अच्छा आप बताओ अपने शब्दों में। उस पत्र को हम लेकर गए। जी जी। और वो पत्र हमने भगवती जी से मिला, भगवती जी को दिया, और भगवती जी ने उसको याचिका मान लिया। और जो कोर्ट नंबर 2 था, एक नंबर होता था CGI का, नंबर 2 सेकंड जो CGI बनने वाले का, तो कोर्ट नंबर 2 में वो कार्यक्रम शुरू हुआ। और उस समय जो आज के जाने माने वकील हैं, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली जैसे लोग, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रोहतगी तो हमारा फादर था इसका। अरुण जेटली तो दिवंगत हो चुके। रोहतगी जो आपका जो अटॉर्नी जनरल बने थे, इनके फादर हमारे अपोनेंट वकील थे, क्वेरी ओनर्स के, खनन मालिकों के। और ये उस समय वकालत करता था। तो मेरी सर्विस जो करवानी होती थी, तो मैं दिल्ली से सर्विस करवाया करता था उस जमाने में, कि मैं अपना देता था रिट का कागज, वो जरूरी देना पड़ता था, और भैया ये दस्तखत हमको देते थे। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, उस सारे काम मैं ही करता था। जो वकील, जूनियर वकील के जो काम होते हैं, तो मैं करता था। इसलिए मेरी उस समय जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जितने रजिस्ट्रार थे, जितने कर्मचारी थे, उस सब से मेरी जानकारी थी उस समय। अच्छी जानकारी होगी क्योंकि दिल्ली जाता था मैं। चलो अब याचिका पर आओ। तो याचिका हमने स्टार्ट कर दी 1982 में। तो याचिका विधिवत रूप से शुरू हो गई। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक पटवर्धन कमेटी, जो IIT दिल्ली के थे प्रोफेसर पटवर्धन, उनको नियुक्त कर दिया कि भाई तुम बताओ क्वेरीज कैसे होती हैं, काम कैसे होता है। वो इंजीनियर थे ना IIT दिल्ली के। तो मैं पटवर्धन जी के पास भी गया। वो IIT फीडबैक मांग लिया पूरा नहीं, वो कमेटी नियुक्त कर दी। कमेटी से फीडबैक मांग लिया। क्यों उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2-3
वकीलों का वो बनाया, कमीशन बोलते हैं ना जिनको, जी, हाँ। कमीशन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का बनाया। जी, जी, तो उन वकीलों के कमीशन को लेकर मैं गया, जी, तो उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि हाँ ये बंधुआ मजदूरी सिस्टम है, ऐसे ऐसे जी, शोषण होता है और इतने इतने साल से काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये सिद्ध कर दिया, हमने, जी। मैंने मीन्स हाँ जी, हम आपके पक्ष ने पक्ष ने सिद्ध कर दिया कि मैंने आपके वकील ने, मैंने आपने, इसलिए कह दिया कि सारे वो एफिडेविट मेरी तरफ से ही थे। आपके संगठन ने, हाँ, हाँ, नाम बंधुआ मुक्ति मोर्चा का था और मैं उसका पैरोकार था, ठीक है, तो सारे एफिडेविट मेरी तरफ से ही होते थे। ठीक है, तो वो हमने सिद्ध कर दिया, ले भी मैं ही जाता था। ठीक है, और उसी जमाने में आपको मार्क्स टैली होते थे, बीबीसी के, एबीसी का, जी, दो बड़े कॉरपोरेशन होते थे उस जमाने में जी। टेलीविजन के, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जी, और बीबीसी। जी, जी, ये हमारे साथ संवाददाता जाते थे, जो जितने विदेशी रॉयटर्स वगैरह के थे, जी, फिर ये जो बड़े बड़े अखबार थे, हिंदुस्तान टाइम्स के, इंडियन एक्सप्रेस के, स्टेट्समैन जगह के, मिलती है आपको? हाँ जगह नहीं, इनके संपादक भेजते थे हमारे पास अपने स्पेशल रिपोर्टर को, जैसे हमको तो ऐसे ट्रीट, वीआईपी की तरह ट्रीट मतलब होते ये तो थे। आप बता रहे हो उस समय के मीडिया को, हाँ, लेबरर की, मजदूरों की बड़ी चिंता थी, बड़ा सहयोग दिया। आज की तरह नहीं था। ना, जब मैं कह रहा हूँ संपादक खुद आज डायरेक्ट तो दिल्ली की घटना को अरे बड़ा देखते भैया, हैं, रेवाड़ी की आज घटना तो को छोटा एक करके देखते हैं। संपादक बात नहीं करता, जी, जी, संपादक तो बहुत दूर की बात है, एक रिपोर्टर बात नहीं करता आज। जी, 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 जब ये संपादक अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस के थे, जी, जैन, मेरे को नाम भी याद है उनके, जैन थे, वो थे इसके थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, जी, और एक वो हिरणमय कार लेकर बिल्कुल जवान 37 साल का, वो हिंदुस्तान टाइम्स का था। तो वो हमें बुला कर अपने साथ भेजते थे, अपने चीफ रिपोर्टर्स को, कि जाओ, और अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते थे और सारी सिचुएशन रिपोर्टिंग करते थे। उस जमाने में मेरे मन आप कटिंग है मेरे पास बहुत ज्यादा। जी, जी, जी। वो याचिका बहुत लंबी तक चली थी। ठीक है, आखिर में क्या? हाँ, तो याचिका में पटवर्धन कमेटी बन गई, पटवर्धन कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, और फिर उसके बाद हमने एक वो जो होता है लेबर कोर्ट में केस डाला था कि भाई इनकी मजदूरी बननी चाहिए, तो वहां से हमारे पक्ष में अवार्ड आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर कह दिया कि भाई इसको लागू करो। उसको लागू करवाने के लिए 84 के अंदर संघर्ष शुरू हुआ फरीदाबाद के अंदर। क्या था मतलब उसमें मिनिमम वेज कभी इतनी रोड़ी तोड़ोगे तो इस साइज की रोड़ी का ये पैसा, इस रोड़ी का ये पैसा, इस रोड़ी का ये पैसा, क्योंकि लेबर कोर्ट में तय करना होता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो लेबर कोर्ट ने फटाफट 1 साल के अंदर वो तय कर दिया। ठीक है। तो वो तय करने के बाद उसको लागू करवाने के लिए जब हम गए, तो वो लागू नहीं कर रहे थे, तो संघर्ष हुआ इसके लिए। तो संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष के अंदर मेरे को पिटाई की, मेरे को गिरफ्तार की, महिला फरीदाबाद की, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो अटेम्प्ट टू मर्डर्स के, और हमारा एक आदमी मर गया था, धूमदास। तो मेरे खिलाफ भी केस दर्ज हो गए, फैक्ट्री क्वेरी ओनर्स के खिलाफ तो नहीं हुए, उनके कुछ आदमियों के खिलाफ कर दिए। तो मुझे पकड़ लिया 18 फरवरी शायद 85 का डेट थी, जहां तक 17 फरवरी 85 है जहां तक मेरा ख्याल है। तो वो मेरे को पकड़ लिया और मेरे को थाने में ले जाकर मेरा टॉर्चर किया, मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जो मजदूर घायल हुए थे मेरे साथ, उन्हीं से अपने फर्जी उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी, हमको सीधा कोर्ट से जेल भेज दिया, रोहतक। और मैं जेल में चला गया। मेरे लिए पीछे से लोगों ने उड़ा दी कि भाई विद्रोही तो भाग गया, डर गया, और भाई वो तो डर के भाग गया, जबकि मैं जेल में पड़ा हूँ। 7 दिन बाद अग्निवेश को भी गिरफ्तार किया। तो अग्निवेश को जब गिरफ्तार किया, तो अग्निवेश पहले रखे थे बल्लभगढ़ में, फिर वो उनको भी रोहतक भेजा, तब लोगों को पता चला भाई विद्रोही तो जेल में बंद है, दोनों वही है। तब अग्निवेश पहुंच गया, वेद प्रकाश विद्रोही वही है, तब पता चला कि मैं जेल। तो वहीं से फिर मैंने अपने वो जो इस्तगासा जिसे बोलते हैं, वो मैंने दायर किया था वहीं से, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो लंबे समय तक चलता रहा, वो अब भी आखिर तक 20 साल चला है। तो वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरव्यूइंग शुरू हुई, तो सबसे पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बना। राजीव गांधी की सरकार आ गई थी, राजीव गांधी ने इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट बनाया पहली बार। तो ये मजदूरों को, ऐसे अप्रवासी मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को एक प्रश्रय मिला। उसी बीच मैंने पलामू के बच्चों का केस डाला था। हम पलामू गए थे, तो वहां बच्चों को, हिमाचल, पलामू बिहार, डाल्टनगंज, जो सबसे बिहार इंटीरियर एरिया, जंगलों में,
तो वहाँ बच्चों को भी ये बंधुआ मजदूरी रखते थे। और जो ये जो होती थी अपनी जो ये उद्योग जो क्या बोलते हैं, ये कालीन उद्योग जो बनारस के आसपास जूट फैला हुआ वगैरह है। का भी? नहीं, कालीन उद्योग जो विदेशों के अंदर कालीन जाती है, जो बड़े बड़े अमीरों के घरों में बिछाई जाती है। तो कालीन उद्योग में बच्चों का भी प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चों के हाथ बड़े नाजुक होते हैं ना। तो कालीन उद्योग में बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। तो उनके लेकर मैंने भी रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में। वो तो मेरी तरफ से ही थी, 1984 में डाली। तो उसके बाद ये बच्चों का आंदोलन चला गया, और बच्चों के आंदोलन की वजह से कैलाश सत्यार्थी ने वो ले लिया, नोबेल प्राइज मिल गया। तो कैलाश सत्यार्थी भी उस दौर में शामिल थे? हमारे दफ्तर का काम देखते थे। आपके दफ्तर का? हाँ। स्वामी अग्निवेश और आप जनरल सेक्रेटरी, स्वामी अग्निवेश अध्यक्ष, और वो आपके ऑफिस में ट्रेजरर भी थे, अपने ठीक है संगठन में भी थे। जी और बाद में वो महासचिव भी बन गए थे। बाद में तो मैग्सेसे पुरस्कार मेरे बाद मैग्सेसे मिला ना? नोबेल पुरस्कार मिल गया कैलाश सत्यार्थी। तो वो बच्चों का जो आंदोलन चला था वो मेरी रिट से ही चला था। जी। तो उसके लिए फिर पहली बार जो चाइल्ड लेबर एक्ट बना था वो भी मेरी 1984 की रिट की वजह से बना था। तो मैं ये कह सकता हूँ राजीव गांधी के दौर में 2 कानून असंगठित क्षेत्रों के वो विशुद्ध रूप से मेरी रिट से बने। फिर उसके बाद जब हम दोनों के नाम रिपीट कर दो, कौन कौन से? इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट जी और चाइल्ड लेबर एक्ट। तो सरकार ने अदालत में जो मामला विचाराधीन रहा और आपको सरकार की तरफ से ये रिमेडी दे दी, ये मजदूरों को इतनी राहत मिल गई। हाँ, ये कानून उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने वो चलता रहा ना, इनको बसाओ हटाओ, सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू से तो बने ना ये कानून। अच्छा जो भाई ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते रहे बीच में? बीच में आते रहे, तो उसके आधार पर ही तो बने हैं। सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ी किया था। ठीक है सुप्रीम हो गया क्लियर। सुप्रीम कोर्ट सरकार को गाइडलाइन देती रही, बंधुआ मजदूरों को छुड़वाते रहे। तो उनको फिर हम जितने बंधुआ मजदूर छुड़वाए थे हमने, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, बाड़मेर के, तो उनको वहां हटाया। उनको बसाने की प्रक्रिया भी हमने शुरू करवाई थी। सबसे पहले ये काम बालोतरा में शुरू हुआ था, जहां से जसवंत सिंह जी जिस गाँव के हैं, जो बीजेपी नेता मेजर जसवंत सिंह बालोतरा के ही हैं। तो सबसे पहले बंधुआ मजदूरों को बसाने का जो काम है वो भी हमने ही शुरू किया था। मैं ही गया था, कलेक्टर जो था बाड़मेर का, मेरी उनसे बात हुई थी, हमें उनको जमीन दिलवा के आए थे, उनके मकान बनवा के आए थे, वो भी मैं ही गया था। और वो प्रयास हुआ। हाँ, और उसको फॉलो अप करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की गार्गी परसाई पत्रकार है, वो आज भी है, आज तो शायद वो संपादक लेवल पर है। वो पहली पत्रकार थी जो वहां की पूरी रिपोर्ट लेकर आई थी, और मैं आपका आभारी हूँ। पहली बार एक पत्रकार के रूप में उसने सही रिपोर्टिंग करके मुझको श्रेय उसने पहली बार दिया था कि भाई दिल्ली में बैठे लोग, अग्निवेश एंड कंपनी, कैलाश सत्यार्थी, हरी अपने आप को चाहे कुछ भी कहें, ये सारा काम वेद प्रकाश विद्रोही का है। उसने आपको श्रेय दिया? हाँ, उसने दिया था। और एक इंग्लैंड के पत्रकार ने दिया था अपने उसमें कि भाई वेद प्रकाश विद्रोही का श्रेय है, जो यूएनओ के अंदर पहली बार अग्निवेश जी बोलने गए, पर वो कागज, वो अपनी स्पीच हुई तो अग्निवेश जी उसको दबा गए, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, और वो मेरी वो रिपोर्ट थी वो नहीं लगकर अपनी पन्ने को ही बदल दिया। तो अगर वो आता तो शायद इस मामले में अग्निवेश ने इसलिए कि विद्रोही को श्रेय ना मिले, अगर वो आ जाता तो हो सकता है कि कैलाश सत्यार्थी हर को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता। क्योंकि कैलाश सत्यार्थी ने जो नोबेल प्राइज लिया है, तो उसका पहला इंट्रोडक्शन यही है कि मैंने फरीदाबाद क्वेरीज के अंदर हमने आंदोलन किया, बंधुआ मजदूर छुड़वाया, और FIR, जबकि बिल्कुल गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये आप जब उसका कैलाश सत्यार्थी जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप नोबेल प्राइज में देने में, तो पहला इंट्रोडक्शन यही है कि भाई धूमदास की मौत हुई थी, और भाई इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, जेल में गए थे, जबकि पूर्ण तो कैलाश सत्यार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था? वो था ही नहीं कहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? नोबेल कमेटी कैसे? मुझे नहीं मालूम, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और मैं फरीदाबाद के थाने के अंदर जाकर आप चलिए, कभी कैलाश सत्यार्थी के आश्रम में गया हूँ, आप जानो, बाल आश्रम, ये कैलाश सत्यार्थी विराटनगर के पास, ये कैलाश सत्यार्थी जाने, आप जाने, मैं नहीं कह रहा उसने काम नहीं किया, उसने काम किया है, मैंने कहा मैंने इस बात, मतलब आप उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? वो मैं नहीं कह रहा काम नहीं, बट फरीदाबाद की जो घटना है, शुरुआत में जो श्रेय लेकर अपना जो काम किया, मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। चलिए कोई बात। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर जो सेक्टर 5 का थाना है, उस थाने में FIR हुई, कोई जाके कोई FIR देख सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम असंगठित क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सवाल है, हमने
सुरेंद्र मोहन जी उस समय HMS के लीडर होते थे, बहुत बड़े, और राज्यसभा के MP भी थे। HMS हरियाणा नहीं, हिंद मजदूर सभा। 7 बड़ी ट्रेड यूनियन है ना, HMS, एटाक, इंटाक, C2, ये 6-7 बड़ी ऑल इंडिया की ट्रेड यूनियन है, उसमें एक HMS भी बहुत बड़ी यूनियन है। तो HMS के नेता होते थे सुरेंद्र मोहन जी, और सुरेंद्र मोहन जी उस समय राज्यसभा के MP थे। तो उनके द्वारा हमने इनिशिएटिव लिया कि भाई असंगठित क्षेत्रों के अंदर तो ये जाते ही नहीं, तो हमने ट्रेड यूनियनों की मीटिंग बुलाई, वो कम से कम 2-3 साल तक प्रोसेस चला। तब ये ट्रेड यूनियन के लोग थे, पहली बार असंगठित क्षेत्र के अंदर जाना इन्होंने शुरू किया। ठीक है। तो हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है बंधुआ मुक्ति मोर्चा का, मेरा और अग्निवेश जी का, पार्टिकुलर दोनों का, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरफ ट्रेड यूनियन का ध्यान गया, उनको ध्यान ही नहीं गया, उनको संगठित करवाया, वो जाने लग गए, उन्हें यूनियन बनाने। मैं बीच में टॉक करके एक सवाल पूछूंगा। जो विद्रोही जी, अग्निवेश जी आंदोलन चलाते रहे, आखिर पैसा तो वही लोग देते होंगे आपको आंदोलन के लिए, चंदा या कुछ भी समझ लीजिए, वो सहयोग कौन देते थे? यहीं से विरोध शुरू हुआ था मेरा। ठीक है। मेरी समझ थी, कुछ भी कर लो, ये सारा पैसा विदेशी फंडिंग से आता था। अच्छा। जो संगठन के कैलाश सत्यार्थी का महत्व क्यों था, मैं वो बता देता हूं ना बाप को, मैं जिसको मैं छेड़ना नहीं चाहता था। विदेशी फंडिंग के लिए एक बना रखा था हमने मुक्ति प्रतिष्ठान। ठीक है। उसमें चालाकी ये कर रखी थी कि आंदोलन के अगवा थे मैं और अग्निवेश, मेरा और अग्निवेश का मुक्ति प्रतिष्ठान से कोई संबंध नहीं था। ठीक है। और सारा पैसा मुक्ति प्रतिष्ठान के नाम से विदेशों से आता था। तो जो कौन लेता? कैलाश सत्यार्थी उसको चेयरमैन बना रखा था। कैलाश सत्यार्थी था, कैलाश सत्यार्थी की घरवाली थी। अग्निवेश जी ने तय किया कि भाई क्योंकि इस आंदोलन के चेहरा विद्रोही और अग्निवेश है, और हम दोनों का नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि विदेशी पैसा से चलता है, तो उन्होंने मुक्ति प्रतिष्ठान नामक एक ट्रस्ट बनाया। अग्निवेश जी चाहते थे हमारा नाम ना है, जब तो हम दोनों अलग रहे। ठीक है। तो मेरे आंदोलन क्या हुआ, हम थे। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने एक पैसा लेने के लिए मुक्ति प्रतिष्ठान बनाया। ठीक है। और उस मुक्ति प्रतिष्ठान का अगवा कैलाश सत्यार्थी को बनाया। ठीक है। ठीक है। अब मैं कैलाश सत्यार्थी का रोल बता रहा हूं ना। और उसके द्वारा करोड़ों रुपया विदेशों से आते थे। ठीक है। और मैं इस फंडिंग का विरोधी था। ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये जो पैसा जो आ रहा है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। उन दिनों में जयराम रमेश भी हमारे पास आते थे। विदेशी क्यों देते थे? विदेशी मैं वही बता रहा हूं ना, जयराम रमेश भी आते थे। जी। अरुण शौरी भी आते थे। तो ये सारा पैसा इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी को डिफेम करने के लिए विदेशी सरकारें ऐसे लोगों को पैसा देती थी। ठीक है। तो वो अंग्रेजी में बात करते थे, विदेश में आते थे, वो जानते थे भाई को अंग्रेजी नहीं आती, तो जो आपस में जब वो बात करते थे फंडर्स और जो विदेशी प्रतिनिधि, विदेशी पत्रकार, तो उनको वो समझते थे कि अंग्रेजी नहीं आती। वो उनके साथ एक ऐसा आदमी रहता था जो हिंदी जानता था, जो मेरे से बात कर कर अंग्रेजी में बता देता था, पर मैं अंग्रेजी तो जानता था पर अंग्रेजी उस तरह में बोल नहीं पाता था। मैं भी बेवकूफों की तरह बैठा रहता था। मैं ऐसे ही कपड़े चप्पल पहनता था, उनको लगता था मजदूर टाइप का आदमी है ये। तो उनकी बातें सुनकर मुझे पूरा पता चल गया कि भाई ये तो सारा खेल जो है, उनमें WTO चल रहा था उन दिनों। WTO में दुनिया भर के मजदूरों पर, किसानों पर उसी समय चल रहा था। तो कि इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो वो इस तरह के प्रो संगठनों को पैसा देते थे। ठीक है। तो उन्हीं लोगों को इनको भी पैसा मिलता था। उसी पैसे की बदौलत कैलाश सत्यार्थी के अमेरिकन लॉबी से, बड़े बड़े सीनेटर्स से और भैया ब्रिटेन की लॉबी से संबंध हुए, जिन्होंने इसको नोबेल प्राइज दिलवाया। मैं इसीलिए उसको कह रहा हूं, वो जो सीनेटर्स थे लॉबीज के, इनके जो विदेशी फंडिंग के, तभी तो उनके संपर्क हुए ही नहीं इनके। तो विदेशी पैसा का मेरा विरोध था, और यहीं से मेरे में अग्निवेश जी में दुराव शुरू हुआ, जो 86 के अंदर फिर हम अलग ही हो गए कि मैं विदेशी पैसे के पक्ष में नहीं था। लेकिन इस बीच मजदूरों के लिए काफी कुछ हुआ। मजदूरों के लिए बहुत काम हुआ। ठीक है। ये दो काम। अब अंतिम सवाल, हम समापन की ओर बढ़ते। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इससे पीछे कांग्रेस की सरकार भी रही, मनमोहन की रही, अभी मोदी की सरकार है, मजदूर हित में कुछ बड़े फैसले हुए होंगे आपकी निगाह में? देखिए, मजदूर हित में कानून तो बहुत बने, परंतु मोदी सरकार ने आकर उन सारों कानूनों को एक किस्म से निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का काम तो कांग्रेस के जमाने से शुरू हो गया था, जब 1991 के अंदर ये जो नई उदारता का विषय आया। उदारता का सीधा सीधा नुकसान मजदूरों को ही हुआ और मालिकों को
फायदा तो हुआ, उद्योगों के हित में रहे कानून। उद्योगों कानून के हित में रहे। और ये जो 4 लेबर कोड आए हैं जी, ये जी। बिल्कुल ही मजदूरों के विरोध में है जी जी। और मजदूरों के पक्ष में नहीं है। चलिए ठीक। दोस्तों, आपने पुराने जमाने के मजदूर नेता, उस जमाने के जब बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन संघर्ष करते थे, उस जमाने के जब मजदूरों की दुर्दशा होती थी, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की दुर्दशा होती थी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आज समय बदला है, उनको कुछ सुविधा भी मिल रही है, लेकिन मजदूरों को उनका वास्तविक हक नहीं मिल पाया है। जो निर्माण में हाथ लगे होते हैं, उन हाथों को न तो नियमित रूप से 12 महीने काम मिलता है, न उन हाथों को संविधान में जो समानता का अधिकार दिया हुआ है वह मिल पाता है। उनको न तो अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल पाती है, न अच्छे स्कूल मिल पाते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ है, थोड़ा बदलाव शुरू हुआ है, लेकिन गति बहुत धीमी है। मजदूर दिवस पर मजदूरों के हित का हर किसी को संकल्प लेना होगा। आप और मेरे घर में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी भी चिंता करनी होगी। हम भी मजदूर हैं, वेद प्रकाश विद्रोही भी मजदूर है, तो ये मजदूर की चिंता मजदूर को करनी होगी। और हम तो किसी को क्या दे सकते हैं, पर जो धनाढ्य लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, उनको अपने श्रमिकों की, अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की चिंता करनी चाहिए। यही निवेदन है आज के दिन। दोस्तों, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, वेद प्रकाश विद्रोही की बातें कैसी लगी, इनसे कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। आपका विद्रोही जी बहुत बहुत धन्यवाद।